मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के 2012 के पेपर सेट की, जहां पर हम क्विक रिवीजन करेंगे इस पेपर सेट के सेट नंबर 1 की। तो आइए बिना कुछ देरी किए 2014 के पेपर के सेट नंबर 1 का क्विक रिवीजन करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रश्नों के आंसर को, उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है 2014 सेट का, वह कहता है ये कि 18 वर्ष से कम आयु के अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विचारण कहाँ पर हो सकता है। तो इसके अपराध का विचारण हो सकता है कहाँ पर, किशोर न्यायालय बच्चों का संरक्षण एवं देखभाल अधिनियम 2000 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि निम्नलिखित बंधकों में से किसके लिए लिखित एवं पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह होती है हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधन, मतलब मॉर्गेजेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स का इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है हमारा क्या कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक अजात शिशु निहित हित अर्जित करता है कब। तो वह अर्जित करेगा कब, अपॉन इज बर्थ या फिर अपने जन्म पर ही वह निहित कर लेगा। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि ए अपनी भतीजी को 20,000 रुपये का अंतरण करता है। यदि वह अपने पति का अभित्याग कर देगी तो यह अंतरण या ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, यह वाइड हो जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तब चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति को सीधा किया गया अंतरण क्या होगा। तो यह वैलिड नहीं होगा, वैध नहीं होगा। किसी अज्ञात व्यक्ति को, जिसको हम नहीं जान रहे हैं, अननोन पर्सन को किया गया कोई ट्रांसफ़र, ये वह क्या कहलाता है, वह नॉट वैलिड या वैध नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6वां प्रश्न कहता है क्या कि यदि दान के प्रतिग्रहण के पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाए तो दान क्या होगा। तो वह दान वाइड हो जाएगा या फिर वह दान शून्य हो जाएगा। तो उसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि हमला एवं उपताप क्या है, किस प्रकार के दोष हैं। तो मैंने इसके पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी इसको सॉल्व करवाया था। तो यह है क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट के दोनों के अंतर्गत यह दोष हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि एक पुरुष जार कर्म करता है यदि वह मैथुन करता है तो वह किससे करेगा। मैंने बताया था एडल्ट्री के बारे में, मैंने वीडियो बनाई है। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए वहाँ पर देख लीजिए, समझ में आ जाएंगी। और इसका सही उत्तर होगा मैरिड वुमेन से यदि कोई पुरुष जार कर्म करता है तो वह क्या करेगा, एडल्ट्री क्राइम करेगा। ऑप्शन नंबर 2 अब जो कि क्राइम नहीं रह गया, इसको हटा दिया क्राइम की कैटेगरी से। ये भी बातें मैंने वहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताई हुई हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक कैविएट कितने दिनों तक वैध रहता है। कैविएट का टाइम पीरियड पूछा है। कैविएट एक प्रकार की चेतावनी होती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वह 90 डेज़ का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन अंतरित नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 भावी भरण पोषण का अधिकार, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर 3 इसका अंतरण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्यालिपि अधिकार लेखक की मृत्यु के बाद कब तक अस्तित्व में रहता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 60 वर्षों तक। लेखक की मृत्यु के 60 वर्षों तक वह क्या करता है, रहता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक्स वाई के घर गया और अपना थैला भूल गया, जिसमें 1 किलो मिठाई थी। उस थैले में वाई के बच्चे मिठाई खा गए। वाई का उत्तरदायित्व निर्णित कीजिए। वाई यहाँ पर जो एक्स भूला है थैला, उसके मिठाई का मूल्य देने हेतु बाध्य है। क्यों, क्योंकि वह जानबूझकर नहीं भूला था वहाँ पर, अर्थात उसका कोई मकसद नहीं था उसके घर लाने पर, वह गलती से भूल गया। तो उसका जितना मूल्य होगा मिठाई का वह देने के लिए वाई बाध्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न कहता है क्या कि वाई एक संदूक तोड़कर आभूषण चुराने का प्रयास करता है, परंतु संदूक तोड़ने पर वह पाता है कि उसमें आभूषण नहीं है। सही उचित उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 वाई चोरी के प्रयास का दोषी है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न कहता है क्या कि बैटरी का विधिक तात्पर्य क्या है। तो बैटरी का जो मीन पूछा है तो किसी व्यक्ति को आशायित या वास्तविक आघात करने को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। मतलब एक्चुअल और इंटेंडेड स्ट्राइकिंग ऑन अ पर्सन इज कॉल्ड बैटरी। ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं 15 की तरफ। 15 क्या कहता है, 15 कहता है कि भारतीय संविधान के पार्ट 3(32) में प्रदत्त मूल अधिकार के हनन के विरुद्ध किस न्यायालय में कार्यवाही का प्रावधान किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि 32 के अंतर्गत हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, और 226 के अंतर्गत इसका प्रावधान है, हाई कोर्ट का प्रावधान है। तो यहाँ बात 32 की जा रही है, तो आपका सही उत्तर होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है क्या कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसे क्षेत्राधिकार दिया गया। तो मैंने अभी जस्ट बताया किसके दिया गया, हाई कोर्ट को दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 16वें का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न कहता है कि असद्भाव पूर्वक शब्द का अर्थ क्या होता है। मतलब द वर्ड मेलाफाइड मीन्स क्या होता है, बैड फेथ। देखिए यदि बात देखिए 2 प्रकार के फेथ की बात की जाती है। एक को कहते हैं बोनाफाइड, दूसरे को कहते हैं क्या, मेलाफाइड। यदि बोनाफाइड वर्ड आए तो वहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुड फेथ, इन गुड फेथ। क्या, इन गुड फेथ। कोई वर्क यदि गुड फेथ में किया जा रहा है तो उसको हम बोनाफाइड, यदि इसको हम सिंपली बोलते हैं क्या, प्रमाणिक। ठीक, यदि मेलाफाइड वर्ड आ गया तो यहाँ पर जो आशय होता है वह क्या होगा, दुर्भाव वाला होगा। तो इसका मतलब दुर्भाव होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। जो 18वां प्रश्न कहता है वह क्या कहता है, वह कहता है कि 7 व्यक्तियों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। वहाँ वर्तमान यात्री क्षुब्ध हो गए तथा परेशानी का अनुभव करने लगे। ये व्यक्ति किस अपराध के दोषी हैं। ऑप्शन नंबर 3 बलवा के दोषी हैं। कौन से, बलवा के दोषी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है कि मूल अधिकार वाद्य योग्य हैं, मतलब न्यायालय में ले जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, डीपीएसपी की बात की जा रही है, तो इन्हें ये वाद्य योग्य नहीं होते, ये इनजस्टिएबल होते हैं। अर्थात इनको कोर्ट में ले जाकर इनके विरुद्ध यदि आपको कोई हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न कहता है कि एक नकली डॉक्टर साधारण चाकू से एक आदमी के आंतरिक बवासीर का ऑपरेशन कर उन्हें काट कर बाहर निकालता है। ठीक, आदमी रक्तस्राव के कारण मर जाता है। ऑप्शन क्या सही होगा, यदि नकली डॉक्टर है और साधारण चाकू, 2 चीज़ों के यहाँ पर जिक्र की गई है, तो यह क्या हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। यदि डॉक्टर होता सद्भावना में करता तो हत्या नहीं होती, लेकिन नकली डॉक्टर है और उसने साधारण चाकू से ऑपरेशन किया है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 21 तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि ए डी के हत्या के लिए बी को उकसाता है और बी ऐसा करने से मना करता है, ए ने क्या किया। जब आप किसी व्यक्ति को क्या करें कि कोई क्राइम करने के लिए उकसाएं, भड़काएं, तो उसको हम बोलते हैं दुष्प्रेरण, या फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं एबेटमेंट। मैंने लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के सीरीज में इसकी चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए वीडियोस के माध्यम से वहाँ पर देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लूट डकैती हो जाती है यदि वह एक साथ किया जाए, कितने व्यक्तियों के साथ। यदि हम 5 व्यक्तियों के साथ लूट को अंजाम देते हैं, कम से कम 5 व्यक्तियों के साथ, तो वह लूट नहीं होगी, वो फिर क्या हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 तक चलते हैं। 23वां प्रश्न कहता है कि गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को दी गई जमानत क्या कहते हैं। मतलब अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है और गिरफ्तारी होने वाली है, और गिरफ्तार होने से पहले यदि बेल मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, या फिर बोलते हैं अग्रिम जमानत। मैंने सभी चीज़ों को वीडियो सेक्शन के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप समझाइए, जाकर देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा 23 का 4। यदि चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है 24वां कि एक विधायी निकाय द्वारा पारित विधि क्या कहलाती है। लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी इज कॉल्ड, वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगा क्या, परिनियम, या फिर बोलते हैं स्टैचू। देखिए सिंपली जब बॉडी कोई लॉ पास होता है तो हम उसको अधिनियम बोलते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पर अधिनियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। लेकिन इस अधिनियम या एक्ट को हम किसके नाम से भी जानते हैं, स्टैचू के नाम से भी जानते हैं ये। लेकिन हमारे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर
4। आपका क्या राय है? इस प्रश्न को थोड़ा सा स्टार लगा के देख लीजिएगा। मेरे को इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से अधिनियम होना चाहिए, लेकिन आप जानते होंगे कि जो अधिनियम पारित होता है उसको हम इस नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न कहता है कि एक अपराधी को फांसी अर्थात मृत्यु दंड के अस्थायी स्थगन को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कि सज़ा में 2 प्रकार के प्रावधान मिलते हैं। या तो सज़ा को क्या कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा, अभी सज़ा नहीं मिलेगी, और जब सज़ा मिल जाए तो जो सज़ा का कार्यकाल है उसमें कमी कर दी जाएगी। तो जब सज़ा को टाल दिया जाता है उसको बोलते हैं प्राविलंबन या फिर रेप्रीव बोलते हैं, और जब सज़ा में कमी कर दी जाए उसके कार्यकाल में तो उसको बोलते हैं क्या, रेमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिशन बोलते हैं। तो इसमें बात की गई टालने की, तो टालने मतलब रेप्राइव, या फिर हम उसको हिंदी में बोले उसको बोलते हैं प्रावलंबन। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न कहता है हमारा क्या, कि जब प्रस्तावना स्वीकार कर ली जाती है तो वह क्या जाती है? जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह क्या बन जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो देखा होगा तो इन चीज़ों को समझ गए होंगे, आप नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। यदि कोई साक्षी मतलब विटनेस न्यायालय में कोई कथन यह जानते हुए भी झूठ बोलता है तो वह किस चीज़ का अपराध करता है? यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाए और अपना जो बयान है वह गलत दे, झूठ बोले, तो वह किस अपराध करता है? तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं परजरी। परजरी मतलब हिंदी में बोले उसको शपथ भंग का अपराध करता है। इसको ही मैंने लीगल मैगजीन्स एंड वीडियोज़ के माध्यम से इसकी चर्चा आपके समक्ष की है। आप चाहें तो उन चीज़ों को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 तब चलते हैं। 28वां प्रश्न कहता है हमारे का कि निम्नलिखित में से किस देश में बलात्कार मामले में मृत्यु दंड दी जाती है? सभी जानते हैं वह चीन है, जिसको बलात्कार मामले में वह क्या करता है, अपने दोषियों को दंड के रूप में मृत्यु दंड देता है। 28 के बाद जो चीज़ें हैं 28 के बाद 29 जो है वह रीजनिंग का प्रश्न, उसे सॉल्व नहीं करेंगे। 30 की तरफ चलते हैं कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सबसे ओल्डेस्ट उच्च न्यायालय वह कौन सा है? कलकत्ता का है। कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना या उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही लगाइएगा। उसके बाद जो प्रश्न है 31वां वह 31-32 यह क्या है, मैथ के क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे। 33 की तरफ चलते हैं। 33वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो जो लैंड रेवेन्यू होता है या जो क्या कहते हैं भू राजस्व होता है वह भारत सरकार का अर्थात केंद्र सरकार का कर नहीं होता बल्कि राज्य सरकारों का कर होता है। ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है कि भारत में नेशनल जुडिशियल अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में विधिक शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह नियंत्रित होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर भारतीय विधिक परिषद द्वारा नियंत्रित होती है। कौन? भारत में विधिक शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। तो पहला जो 35 क्वेश्चन तक हो गया था। देखिए 36वां क्वेश्चन जो है 36 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन है वह रीजनिंग के प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे और हम बात करेंगे सीधा किससे? क्वेश्चन नंबर 39 से या 39 से बात करेंगे। ठीक है। जो 39 क्वेश्चन है यह कहता है कि भारत में अधिवक्ताओं के 2 वर्ग हैं, मतलब देयर आर 2 क्लासेज ऑफ एडवोकेट्स इन इंडिया। तो वो कौन कौन से हैं? वो एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट की श्रेणियाँ आती हैं, मतलब अधिवक्ता वर्ग और ज्येष्ठ अधिवक्ता वर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 तरफ बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न कहता है क्या कि विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मृत मान लिया जाएगा कब तक? जब तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। कब तक? 7 वर्षों तक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या कर लीजिएगा? सही मान लीजिएगा कि 7 वर्षों तक यदि किसी व्यक्ति पर कोई जानकारी नहीं मिलती है तो उसे मृत मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 तक चलते हैं कि कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त कब होगा? कब रिटायर होगा सुप्रीम कोर्ट का जज? भाई तो बता दीजिए, सभी लोग जानते होंगे कब होगा? 65 वर्ष पे होता है। कब? 65 वर्ष की आयु के उपरांत वह क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। वहीं हाई कोर्ट की बात कर दे तो वहाँ पर कितना वर्ष हो जाएगा? 62 वर्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहा है कि इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भाई संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। कब? 1978 में। 43वां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार क्या है? कई लोग लगाएंगे मूल अधिकार है, लेकिन नहीं भाई, यह क्या है? एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 तब चलते हैं। 44वां प्रश्न क्या कहता है कि जंगम संपत्ति को प्रतिभूति पर लिया गया ऋण कहलाता है। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है।
मतलब कि सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज कार्ड। देखिए 2 प्रकार से आप चीज़ों को बंधक बना सकते हैं, दोनों के ऊपर ऋण ले सकते हैं। यदि आप जंगम संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जिसके ऊपर क्या करें, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे कि आप क्या करें कि गोल्ड के ऊपर ले लें लोन या गिरी ले लें, तो उसको गिरवी रखना बोलेंगे। लेकिन आप कोई ऐसी संपत्ति जो कि अचल संपत्ति जो एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रेवल नहीं कर सकती, जैसे भूमि पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बंधक बोलते हैं। यदि भूमि पर ऋण ले रहे हैं तो बंधक बोलेंगे, और मूवेबल प्रॉपर्टी पर ऋण ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, गिरवी बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में बोले प्लेस बोलते हैं, और बंधक वाले की चीज़ को बोलते हैं क्या, मॉर्गेटेज बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 44 का 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 अब चलते हैं। 45 प्रश्न कहता है क्या कि एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ पर व्यवसाय नहीं कर सकता, और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट, मतलब वह उसी उच्च न्यायालय में नहीं कर सकता जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है, अर्थात जिस न्यायालय में वह कार्यरत था उसको छोड़कर वह अन्य न्यायालय में कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 तक चलते हैं। 46 क्या कहता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। विधि दिवस मनाया जाता है कब, 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ये विधि दिवस नहीं, अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा 2015 से। तो हमने 46 प्रश्न किया। अब 47वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, ये लीगल का एक प्रश्न है। इसमें कहा गया कि श्री गोविंद कारखाने में कार्य करते हुए चोटिल हो गया तथा बेहोश होकर गिर गया। वह अपने साथी कर्मकारों द्वारा तुरंत अस्पताल लाया गया। अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में डॉक्टरों की राय थी कि उसका तुरंत ऑपरेशन किया जाए। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान उसे HIV पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर असमंजस की स्थिति में है कि उससे पहले क्या किया जाए। तो डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज है कि आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप उसका इलाज करिए, इसलिए पहला ऑप्शन जो सही होगा कि डॉक्टर को पहले ऑपरेशन करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जान की उसकी कीमत है, उसके बाद ही कोई चीज़ अन्य सूचित करना, किसी को कुछ अन्य चीज़ें करना, ये बाद में सेकेंडरी टर्म है। प्राइमरी उसका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है कि वह उसका क्या करे, इलाज करें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान संशोधन संसद में साधारण बहुमत से पारित हो सकता है। तो सभी लोग जानते हैं जो राज्यों के नामों में सीमाओं में जो परिवर्तन होता है वह साधारण बहुमत से होता है, वह संविधान संशोधन नहीं माना जाता। जो यदि आप पढ़े होंगे आर्टिकल 4, वह आर्टिकल 4 खुद ही कहता है कि राज्यों के नामों में सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों की स्थापना से जो नए राज्य बनते हैं उनको अकॉर्डिंग टू 368 संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह एक साधारण प्रक्रिया मानी जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 कहता है कि तंगम लिखा है, इस जंगम होना चाहिए। जंगम वस्तुओं से क्या तात्पर्य है, मतलब चैटल का मतलब, तो चैटल का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब होता है मतलब चल संपत्ति से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न कई बार पूछा है कि जंगम वस्तु से क्या तात्पर्य है। देखिए 2 प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक या तो हो सकती है कौन, जंगम, दूसरा क्या हो सकता है, स्थावर। जंगम का मतलब होता है क्या, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके। स्थावर का मतलब समझिए कि स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ था जो एक ही स्थान पर, उससे हमने एग्जाम्पल में स्थावर का हो गया भूमि, और जंगम में कोई वस्तु जैसे कि मोबाइल हो गया, गोल्ड लोन हो गया, फोन हो गया, कुछ भी जो एक स्थान दूसरे स्थान पर है वह जंगम वस्तु जो एक ही स्थान पर है उसको क्या बोलेंगे, स्थावर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, 49 का सही होगा। 50 प्रश्न तब चलते हैं कि उच्च न्यायालय का अवर न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय का अवर न्यायाधीश है कौन, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश को हम क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय का अवर न्यायाधीश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 प्रश्न क्या कहता है, 51 कहता है कि रेशियो डिसीडेंसी मीन्स मतलब विनिश्चय आचार का क्या मतलब है। तो विनिश्चय आचार का मतलब होता है क्या, ऑप्शन दिया है कि अ जुडिशियल डिसीजन, दूसरा दिया है कि पार्ट ऑफ जजमेंट विच प्रोसेस अथॉरिटी मतलब निर्णय का वह भाग जो अधिकार का ग्रहण करता है। रेशियो डिसीजन मतलब एक न्यायिक निर्णय। ऑप्शन नंबर 1 इसका अ जुडिशियल डिसीजन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि इंट्रा वायरस में, देखिए हमारे लीगल टर्म्स में मैंने बताया था कि वायरस में 2 प्रकार की वायरस की चर्चा हमने की थी। कौन, एक में हम बांट सकते हैं इंट्रा, दूसरे में बांट सकते हैं क्या, अल्ट्रा वायरस। 2 प्रकार के हमने वायरसेस की चर्चा की। अभी विषाणु मत समझ लीजिएगा, इस वो वाला वायरस। यदि इंट्रा है तो वो कैपेसिटी के क्या होगा, अंदर होगा, किसी के कार्य करने के अधीन होगा। अल्ट्रा तो वह कैपेसिटी के क्या होगा, यह अंदर अर्थात अधीन है। और ये क्या है,
शक्ति के बाहर है, जो शक्ति के बाहर हो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा वायरस, जो शक्ति के अंदर मतलब आप कार्य क्षेत्र के अंदर हो उसको बोलेंगे इंट्रा वायरस। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ बात किसकी की गई है, इंट्रा वायरस मतलब शक्ति के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 विद इन द पावर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्या कहता है कि एक औरत यह कहते हुए एक कुएं की ओर दौड़ पड़ी कि वह उसमें कूद जाएगी, परंतु वहाँ पहुंचने के पहले वह पकड़ ली गई। तो देखिए इसने हमारे किया रिपीटेड क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट कर दिया। मैंने अभी तक पेपर जितने सॉल्व कराए हैं आपने देखा होगा कि लगभग 2 से 3 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो आप सभी लोग इसका फ़ायदा समझ में आ रहा होगा कि पेपर जितना सॉल्व करेंगे आपको फ़ायदा उतना ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि उसे पकड़ लिया गया, रिजल्टेंट कुछ हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी वहाँ अपराध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 कहता है क्या कि ए बी की मृत्यु कायद, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ए बी की मृत्यु कायद करने के उद्देश्य से उसकी चाय में जहर समझते हुए चीनी मिला देता है। ए ने कौन सा अपराध किया, यदि किया हो तो कोई, तो देखिए कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उससे कुछ रिजल्टेंट हुआ ही नहीं। एक्टस रियस और मेंस रिया दो क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है, इसके साथ ही यदि दोनों आपस में होंगे तभी क्या होगा, कोई चीज़ क्राइम होगा। यदि आप किसी नहीं समझ में आए तो भाई देखिए डिस्क्राइब अभी उतना नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है कितने वर्षों के लिए, भाई 5 वर्षों के लिए, किसी को उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 तब चलते हैं। 56 कहता है क्या कि महेंद्र एक धनी उद्योगपति अपनी रखेल के नाम से भूमि का टुकड़ा खरीदता है, वह किस लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर 2 कि क्योंकि उसने एक बेनामी से व्यवहार किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 57 कहता है कि अजय एवं अनिल एक ही कॉलोनी में पड़ोसी थे। अनिल ने अपने मकान के एक भाग में टंकड़ की कक्षाएं प्रारंभ की तथा टंकड़ की ध्वनि अजय को परेशान करने लगी, जो कि किसी प्रकार के निरंतर शोर को सहन करने के नहीं थे। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपने पेपर सॉल्यूशन देखा होगा मेरा, तो ये भी क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्या कि अनिल जिम्मेदार नहीं है क्योंकि टंकड़ का शोर अजय के अलावा दूसरे पड़ोसियों को परेशान नहीं कर रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्या कहता है, 58 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। भैया ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन करेगा, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उस दोनों का निर्धारण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है ना। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। 59 क्या कहता है कि एक व्यक्ति जिसकी अवयस्कता के दौरान संरक्षक की नियुक्ति हो जाती है वह किस आयु पर वयस्क होगा। भैया वह आयु पर वयस्क होगा कितने वर्ष पर, 21 वर्ष पर। सामान्यतः जो वयस्क होता है कोई व्यक्ति 18 वर्ष पर, लेकिन जैसे ही संरक्षक हो जाता है नियुक्त तो 18 वर्ष के बजाय उसका वयस्कता की आयु क्या जाती है, 21 वर्ष हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। अगर क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि लेख, प्रिंट या अन्य स्थायी रूप के माध्यम से की गई मानहानि को हम क्या कहते हैं। भाई मैंने बताया था डिफॉर्मेशन 2 प्रकार से होता है, एक स्लैंडर एक लाइबल। तो यहाँ पर बात की गई है किसकी, लाइबल की बात की गई है। बाय द पिक्चर, बाय द इमेज, बाय द प्रिंट या बाय द रिटन स्टेटमेंट, यदि आप किसी की मानहानि करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, अपमान लेख कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। लेकिन यदि जैसे ही आप बाय ओरली किसी का करेंगे तो वह क्या आ जाएगा, स्लैंडर कैटेगरी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। देखिए सभी चीज़ों को मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रखा है, आप जाइए चैनल को विजिट करिए, हर एक चीज़ लीगल के टॉपिक को आपको कवर किया गया है, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को आप वहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जैसा कि भारत के संविधान में दिया गया है, भारत के किन न्यायालयों में रीट जारी करने की शक्ति है। तो भारत के कौन कौन से, पहला सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट, दोनों रीट निकालने की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर और आर्टिकल 26 के अंदर कौन, हाई कोर्ट की बात की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है क्या, 62 यही कहता है कि जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है, जुडिशियल कस्टडी में भेजता है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि उसे जेल भेज दिया गया है, मतलब सेंट टू जेल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हमें ये बताइए कि जुडिशियल कस्टडी बात की गई है ना, कौन सी कस्टडी की, जुडिशियल कस्टडी की बात की गई। अब हमें बताइए पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है। अब हम थोड़ा से आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, हम चाहते हैं आप कन्फ्यूजन होंगे तो आप नेट का सहारा लेंगे तो आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अब हमें बताइए, देखिए यहाँ पर बात की गई जुडिशियल कस्टडी की, न कि पुलिस कस्टडी की। तो जुडिशियल कस्टडी में भेजने का मतलब होता है कि जेल में भेज देना। अब हमें बताइए कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या अंतर है, और इस चीज़ों को नहीं पता तो जाइए नेट पर देखिए, नेट पर देखेंगे तो कई चीज़ें आपको नहीं मालूम जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी
महत्वपूर्ण होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 कहता है कि चेक का अनादर अपराध है अंतर्गत। भाई सभी क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट किए हुए हैं। आप यदि क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व मैंने देखा होगा आप सभी ने पीछे वाला, तो आप इसको सॉल्व कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, बिना कोई देरी के लगाइए टिक। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। विधिक दृष्टिकोण में एक विलंगम है मतलब एन इनकम्बरेंस इन लीगल पैरालांस इज, वह क्या है? वह है लाइबिलिटी इन प्रॉपर्टी। देखिए इनकम्बरेंस का लीगल में जो टर्म होता है इनकम्बरेंस, इसको मैंने लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के सीरीज में बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटी ऑन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनकम्बरेंस या फिर विलंगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, संपत्ति पर दायित्व। अगला हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि एक अधिकार जो पूरे विश्व के विरुद्ध प्राप्त है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं इन रेम। क्या बोलते हैं? इन रेम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 क्या कहता है कि जब समान तथ्यों के निर्णय करने हेतु न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय का प्रावधान किया जाए तो वह क्या कहलाया जाएगा? उसे पूर्व निर्णय बोलते हैं या फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट या फिर पूर्व निर्णय। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। 67 क्या कहता है कि सजा पूर्ण होने से पूर्व कैदी को छोड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे? जब सजा होने के पूर्व कैदी को छोड़ दिया जाएगा कुछ सशर्त नियमों के साथ, उसको बोलते हैं पैरोल। क्या बोलते हैं? पैरोल। मैंने बेल और पैरोल में अंतर समझाया था। यदि नहीं जानते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पर देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि महामना का पार्ट बनना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया है और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है कितने समय के अंतर्गत? तो 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर आपको, यदि किसी बंदी को आपने बनाया है तो 24 घंटे के भीतर आप उसे कहाँ पेश करेंगे? मजिस्ट्रेट के समक्ष। जो टाइम पीरियड वो कितना है? 24 घंटा। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा ऑप्शन का 3 सही होगा। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर क्या हैं, यह पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है 2014 वाले, तो ध्यान दीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन का काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में, तो चीज़ों को, पेपर को अच्छे से एनालाइज करके उसको देख के तभी जाएगा पेपर देने। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि एक व्यक्ति को 69 प्रश्न है, वह क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो दूसरों को कार्य करने हेतु नियोजित किया जाता है अथवा तीसरे व्यक्ति से व्यवहार में दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है वह क्या कहलाता है? वह अभिकर्ता कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अभिकर्ता, या फिर उसको बोलते हैं हम एजेंट बोलते हैं। जो दूसरे के काम को क्या करता है? उसके काम को अपना समझ कर करता है, जैसे कि एज एजेंट। प्रिंसिपल होगा और इस प्रिंसिपल को कार्य करने के लिए जो जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा एजेंट। इसी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर, तो हमने अभी तक कुल 70 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद की जो प्रश्न है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। बीच में एक प्रश्न है 74 जो क्वेश्चन नंबर है वह रिलेटेड है पॉलिटी से। यह कहता है क्या कि निम्न में से कौन सा बौद्धिक संपदा के अर्थ में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बौद्धिक की संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, यह ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। हम चीज़ों को जल्दी से करेंगे, रैपिड क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है तो प्रश्नों को जानने का भी थोड़ा समय कम देंगे, क्योंकि कई पेपर सॉल्व करने और कई चीज़ों को हम लोग को कवर करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर शुरू होता है हम लोग का 79 से शुरू होता है, और 79 प्रश्न कहता है क्या कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपने पदभार संभालने के कितने वर्ष तक वह रहता है? देखिए, तो उसका जो कार्यकाल होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का, या तो 64 वर्ष या फिर 65, या तो 4 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो उसमें 4 वर्ष ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा क्या? 4। देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका गठन कब किया गया था? 1964 में किया गया था। याद रखिएगा, यह भ्रष्टाचार निरोधी सबसे बड़ी संस्था है भारत की। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। यह कहता है कि संसद ने किस वर्ष में पर्यावरण के लिए व्यापक विधेयक अधिनियम बनाए? तो वह बनाए थे कब? 1986 में बनाए थे। कब? 1986 में बनाए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? सही होगा। उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न हैं, उनको हम छोड़ देंगे, उनको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद शुरू होता है 86 के प्रश्न से। तो 86 प्रश्न क्या कहता है? यह कहता है कि सी के बैंक के खाते में ओवरड्राफ्ट के बारे में, बी के त्रुटि
करने पर जमानती बनता है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे क्या? कॉन्टिन्यूइंग गारंटी या फिर निरंतर गारंटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87 तक चलते हैं। 87 प्रश्न कहता है कि सेरेना विलियम्स किस देश की हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं, पिछले पेपर में सॉल्व भी कराया था। यह है USA की। खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों के देश, उनके जो खेल होते हैं उनसे संबंधित आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शेरनवान किस खेल से जुड़े हुए हैं? शेरनवान सभी जानते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 तक चलते हैं। 89 कहता है कि वीनस विलियम्स किस खेल से जुड़ी हुई हैं? यह टेनिस से जुड़ी हुई है। किससे? टेनिस से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 90 तक चलते हैं। हैल गैब्रिसिलेसी मैराथन धावक किस देश के हैं? तो हैल गैब्रिसिलेसी मैराथन धावक हैं किस देश के? इथोपिया के। कौन से? इथोपिया देश के हैं। और वर्तमान हाल ही में 2019 का जो नोबेल पुरस्कार मिला वह किससे मिला? इथोपिया देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? इथोपिया के। वहाँ का नाम उनका क्या है? अबी अहमद अली को क्या किया गया? दिया गया शांति क्षेत्र का पुरस्कार। किस क्षेत्र का? शांति क्षेत्र का पुरस्कार। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं? अबी अहमद अली। इथोपिया के हैं। उनको किस क्षेत्र से मिला? शांति से मिला। अगला हमारा प्रश्न है 91 कि लियोनेल मेसी महान फुटबॉल खिलाड़ी किस देश के हैं? तो यह किस देश के हैं? यह है अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। 92 कहता है कि मोहम्मद अली का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो मोहम्मद अली क्या थे? एक मुक्केबाज थे, बॉक्सिंग थे। क्या खेल करते थे? इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 कहता है कि प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। देखिए वो है पॉली उमरीगर, और इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर 2 इसका 93 का सही होगा। कौन? पॉली उमरीगर ने क्या किया था? प्रथम बार क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, वर्ष 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ऑप्शन नंबर 2 कुल 5 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। 95 कहता है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम शब्द जुड़ा हुआ है किस खेल से? वह जुड़ा है टेनिस से। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद कौन सा? फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद US ओपन। 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले और चौथे किस पे खेले जाते हैं? ये विंबलडन घास पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये लाल बजरी मिट्टी पे, लाल बजरी मिट्टी पे खेला जाता है। वो हार्ड कोर्ट पे कौन सा? ऑस्ट्रेलियन और US ओपन। फ्रेंच ओपन किस पे? लाल बजरी मिट्टी पे। और विंबलडन घास पे खेला जाता है। ये बातें याद रखिएगा। तो बात यहाँ पे ग्रैंड स्लैम किया तो किससे जुड़ा है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। 96 कहता है कि क्यू शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो क्यू शब्द जुड़ा है बिलियर्ड्स से। किससे? बिलियर्ड्स से। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 कहता है क्या कि ओमकार नाथ ठाकुर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ओमकार नाथ ठाकुर का नाम जुड़ा है किससे? शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। किससे? शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला, बिस्मिल्लाह खान किसके विशेषज्ञ थे? हाल ही में पिछले कुछ दिनों में बिस्मिल्लाह खान की महत्वपूर्ण जयंती थी, तो वह किससे जुड़े हुए थे? शहनाई को इनको भारत रत्न भी दिया गया था। इसको बिस्मिल्लाह खान को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। 99 कहता है कि महान अकबर अली खान बजाते थे, तो इनका जो वाद्य यंत्र था वो था सरोद। कौन सा? सरोद था। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। 100वां प्रश्न कहता है क्या? यह कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा किसके पुत्र हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके पिता केन्यन है और माता क्या है? अमेरिकन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो वह है कौन सा? केरल है। कौन सा है? केरल राज्य, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। वह कहता है कि भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र किस राज्य में है? सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में भैया। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। 103 कहता है कि निम्नलिखित में से मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। 104 कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कब? 11 अप्रैल को।
11 अप्रैल को तंबाकू देखिए भारत में 11 अप्रैल को मनाया जाता है, वहीं विश्व में 31 मई को मनाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। 105वां प्रश्न कहता है क्या कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। 106 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। क्या कि पोप बेनेडिक्ट किस देश के हैं? तो पोप बेनेडिक्ट 16वें किस देश के थे? जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। 108वां प्रश्न कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है किस पर? वह बना है महानदी पर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। 109वां कहता है क्या कि दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो दिल्ली में लाल किला निर्मित किया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 110वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो उनको दिया गया था 1997 में। कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 कहता है कि भारत में निम्न पदाधिकारियों में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? पहले 2015 से पहले योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन होता था। 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। 112 क्या कहता है कि प्रणब मुखर्जी क्या हैं? कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें हैं? कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन? प्रणब मुखर्जी थे। कौन से? 13वें नंबर के थे। ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जबकि जो रामनाथ कोविंद है ये कौन से नंबर के हैं? यह 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, अगले प्रश्न तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। 113 कहता है हमारा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं? यह हुए थे कहाँ से? असम राज्य से हुए थे। कहाँ से? असम राज्य से हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। 114 कहता है कि थर्मोस्टेट एक डिवाइस है किसके लिए? तो थर्मोस्टेट से हम क्या करते हैं? इसको हम तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। 115 क्या कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वह दिखाई देता है कोरोना। कौन सा? उस भाग को, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य का जो भाग दिखाई देगा उस भाग को ही क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस समय कोरोना का कहर चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं कि रैम का पूरा मतलब है, फुल फॉर्म पूछा है। तो रैम का पूरा मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए रोम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। 117 कहता है कि एक वयस्क की औसतन हृदय गति क्या होती है? सभी जानते हैं भाई 72 होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। 118 कहता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 78 AD में कनिष्क के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा यह कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। 119वां प्रश्न कहता है कि जनता की पेंटिंग्स में निम्नलिखित में से किस कथाओं का वर्णन है? तो जातक का वर्णन है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। 120वां प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के समय जो भारत का शासक था वह कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121 तरफ चलते हैं। 121 क्या कहता है कि भारत को कितने पिन जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत में कुल कितने पिन जोन हैं? 8 पिन जोन हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। 122वां प्रश्न क्या कहता है? वह कहता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22। याद में कितने लोग कहेंगे 25, लेकिन नहीं, मूलतः कितने हैं? 22 ही हैं। इनमें विभाजित, इनके सब क्लॉज बनाए गए, इसके मूल विभागों में परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। यह कहता है क्या कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न अब तक 2 विदेशी नागरिकों को दिया गया। पहला दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा दिया गया था दक्षिण अफ्रीका के किसको? नेल्सन मंडेला को।
तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को तो बोला है नाम, लेकिन दूसरे का पूछा है अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर 2। और अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च 124वां प्रश्न ही था। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? तो यह था 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। 126वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संक्षेप पोटा का क्या अर्थ है? पोटा का फुल फॉर्म पूछा, उसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। टेररिस्ट एक्ट नहीं, टेररिज्म एक्ट होता है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं। 127 कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? सभी जानते हैं, 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा हटाया गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ते हैं। 128वां प्रश्न कहता है कि भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों को किस वर्ष समाहित किया गया? तो इसको समाहित किया गया था कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाहित किया गया था। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। कब? ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 तरफ बढ़ते हैं। 129वां प्रश्न कहता है क्या? यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति बने बगैर ही भारत के राष्ट्रपति बने? तो वह थे कौन? संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 4 नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के सबसे यंग प्रेसिडेंट बने थे, सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले कौन थे? यह थे नीलम संजीव रेड्डी। और ऑप्शन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, पेपर का लास्ट क्वेश्चन, कि सौर परिवार में उपग्रहों की संख्या कितनी है? सैटेलाइट की संख्या कितनी है? वह ऑप्शन नंबर 4, उसमें उसके हिसाब से कितना है? 48। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 2014 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। तो आपको यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए